नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किस एडू चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है घर पे होंगे। घर पे ही रहिए, इस कोरोना में घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। तो आज हम राष्ट्रीय आय का कल के क्लास में जो है जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, उसके बाद आपका जो है मूल्यह्रास इत्यादि बातों पर चर्चा हो गया है। जो लोग नहीं देखे थे वो कल जाके क्लास में प्लेलिस्ट में वीडियो है हमारा, जाके आप देख लीजिए। तो हम कल राष्ट्रीय आय पर चर्चा कर रहे थे और राष्ट्रीय आय का जो रेस्ट पार्ट है अभी कंटिन्यूअस 2 क्लास और चलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम। ये एनएनपी की गणना 2 आधार पे की जाती है। कल हम बताए तो थे आपको कि जीएनपी जो होता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, जहां एक्स जो है अपने देश के नागरिकों द्वारा अर्जित आय है और एम जो है विदेशी नागरिक द्वारा अपने देश में अर्जित आय है। और अगर हम जीएनपी में आपको कल बताए थे कि मूल्यह्रास कहीं पर घटा दो वो हमारा नेट देगा। अगर मूल्यह्रास को जीडीपी में घटा देंगे तो वो हमारा नेट जीडीपी देगा यानी एनडीपी देगा, और मूल्यह्रास को अगर हम जीएनपी में घटा देते हैं तो हमारा एनएनपी देगा यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट देगा। तो ये जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है ना, इसकी गणना का 2 प्रकार के आधार पे किया जाता है। एक साधन लागत पे मूल्य पे किया जाता है, एक बाजार मूल्य पे किया जाता है। साधन लागत मूल्य का मतलब होता है कि फैक्ट्री में किसी वस्तु का प्रोडक्शन जो हो रहा है उस पर एक्चुअल कीमत कितना मिल रहा है, वो हो गया हमारा मोटा मोटी साधन लागत मूल्य। और अगर जो है उस वस्तु को हम मार्केट में बेचते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ लाभ लेंगे। तो वो लाभ अगर हम लेंगे और मार्केट में कोई वस्तु बिकता है तो उसका जो प्राइस होता है, वस्तु का जो मूल्य होता है वो बाजार मूल्य पर कहलाता है। तो पहले हम साधन लागत मूल्य यानी फैक्ट्री कॉस्ट समझते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, आप मान लीजिए कि एक कंपनी खोलने जा रहे हैं, तो कंपनी खोलने के लिए जा रहे हैं तभी ना प्रोडक्शन होगा वस्तु को। तो कंपनी खोलने के लिए आपको 4 चीजों की आवश्यकता होगी। कंपनी के लिए 4 चीजों की आवश्यकता, जो मूल्य है मतलब बेसिक नीड है। तो एक तो आपको भूमि चाहिए, मतलब जो जहां पर कंपनी आप बनाइएगा भूमि चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। दूसरा आपको पूंजी चाहिए। अरे बिना पूंजी के आप मतलब आपके पास भूमि है, बिना पूंजी का कंपनी खोल लीजिएगा? तो आपको कंपनी खोलने के लिए एक भूमि चाहिए, दूसरा पूंजी चाहिए, तीसरा आपको श्रम चाहिए। अरे लेबर लगाइएगा ना मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। और चौथा जो है आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसके बारे में सोचिएगा। बिना सोचे हुए कंपनी कैसे खुल जाएगा? तो हमारा जो किसी वस्तु का कंपनी में अगर मैन्युफैक्चरिंग होता है तो 4 बातें पर इसका मूल्य जो है डिपेंड करता है। एक करता है भूमि पर, दूसरा करता है पूंजी पर, और तीसरा करता है आपका श्रम पर, और चौथा आपका साहस का करता है। तो एक कॉमन सेंस की बात है कि आदमी अगर भूमि देगा तो किराया लेगा। बिना किराए के कैसे भूमि दे देगा आपको, या कैसे कोई अपना बिल्डिंग दे देगा आपको कंपनी खोलने के लिए? दूसरा है कि पूंजी अगर आप लगाए हैं तो पूंजी पर ब्याज तो होगा। अरे मान लीजिए कंपनी खोलने के लिए 4 करोड़ का कंपनी खोल रहे हैं तो आप अपना पैकेट से लगाइएगा, बैंक से लोन लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? तो बैंक वाला जो है आपसे ब्याज लेगा कि फ्री में पैसा दे देगा? आप उसका पहुना ना है, कुटुंब नहीं ना है, संबंधी नहीं ना है, तो वो आपसे क्या लेगा? ब्याज लेगा। यानी जो पूंजी लगेगा उसका ब्याज लगेगा। और तीसरा जो लेबर मजदूर जो है आपके कंपनी में खटेगा तो मजदूरी उसको दीजिएगा कि बेगारी में उससे करवाइएगा? वो आपका बंधुआ मजदूर नहीं ना है, तो आपसे मजदूरी लेगा। और चौथा सबसे बड़ा बात है कि आप कंपनी खोलने का साहस दिखाइएगा तो कहिएगा ना कि हम पैसा नहीं लेंगे, हम लाभ नहीं कमाएंगे, तो आप जो है लाभ कमाइएगा। यानी अगर किसी वस्तु का फैक्ट्री कॉस्ट अगर देखा जाए तो वो 4 बात पे डिपेंड करता है, आपका किराया पर, ब्याज पर, मजदूरी पर और लाभ पर। तो जो हमारा एनएनपी है जो फैक्ट्री कॉस्ट पर निर्धारित होता है, तो इसके लिए यही आपका फार्मूला हो गया। एनएनपी एफसी मतलब हुआ फैक्ट्री कॉस्ट। तो एनएनपी फैक्ट्री कॉस्ट जो है किराया प्लस ब्याज प्लस मजदूरी प्लस लाभ।
अब वस्तु बन के हो गया तैयार। मान लिया जाए कि आप जो है पार्ले जी बिस्कुट का कंपनी लगाए हैं, तो आपको मोटा मोटी मान के चलिए कि 10 रुपया जो है कंपनी का लागत आया आपको। मतलब उस पर आप भूमि का किराया भी ऐड कर दिए पर पैकेट, ब्याज भी ऐड कर दिए, पूंजी लगाए थे उसका, मजदूरी जो करवाए थे कर्मचारी लोग से उसका मजदूरी भी ऐड कर दिए, और चौथा जो है आप अपना लाभ भी ऐड कर दिए। तो इतना चीज से कंपनी का आपका जो बिस्कुट है डायरेक्ट मार्केट में बिक जाएगा। मोदी के सरकार है, मोदी बोलेगा अरे तू बिस्कुट बेचेगा कंपनी में और हमको दो पैसा, हम उस पर टैक्स लगाएंगे। नरेंद्र मोदी कहेगा कि कंपनी में से तुम बिस्कुट बना रहे हो तो बिना टैक्स के कैसे बेचेगा तुम। तब मोदी ओकरा पर 5 रुपया टैक्स लगा दिया, तो वस्तु की कीमत कितना हो गया 15 रुपया। अब आए बिहार में या उत्तर प्रदेश में आए, तो उत्तर प्रदेश सरकार सोचा कि कंपनी खोला है तो ये कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। देखिए कर जो है अप्रत्यक्ष रूप से लगाएगा किसी वस्तु पे, लेकिन अगला जो बात बता रहे हैं कि कोई भी सरकार सब्सिडी देगा और लाभ देगा, वो उसके ऊपर है, उसके स्व विवेक के ऊपर है। तब मान लिया जाए कि यूपी में जो है योगी सरकार बोला कि पार्ले जी गरीब बिस्कुट खाता है, गरीबी आदमी खाएगा ना, ज्यादा खाता है, योगी सरकार ऐसा सोचा। अब बोला कि मोदी 5 रुपया टैक्स लगाया है ना, तो हम 2 रुपया कंसेशन कर देते हैं। मतलब कंपनी से वस्तु निकला बन के पार्ले जी, कीमत 10 रुपया। मोदी बोला हम 5 रुपया टैक्स लेंगे, कीमत 15 रुपया। योगी बोला कि 2 रुपया का हम सब्सिडी देंगे, तो कीमत कितना हो गया 13 रुपया। यानी अगर हम वस्तु को मार्केट में खरीदने जाएंगे तो हमको 13 रुपया मिलेगा। यानी कंपनी से कोई वस्तु अगर निकल के बाहर आता है तो उस पर दो चीज जो है प्रभावकारी रूप से अपना असर दिखाता है, एक अप्रत्यक्ष कर दिखाता है और दूसरा सब्सिडी दिखाता है। तो सब्सिडी मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। जिसे गैस वगैरह के लिए जो आया था, हम लोग को मतलब डोमेस्टिक यूज के लिए, घरेलू उपयोग के लिए जो चूल्हा मिलता था, गैस सिलेंडर मिलता था, तो उस पर 400-500 रुपया का सब्सिडी मिलता था, नहीं मिलता था। मोदी जी क्या किए, देखिए दिमाग कैसा मोनोपोली सरकार गेम खेलता है। पहले क्या किया कि बोला कि हम सब्सिडी देंगे लेकिन आपका अकाउंट पर देंगे। सब्सिडी मिलता था 400 रुपया, आप लोग सब जानते होंगे। टंकी का कीमत था 350 से 400 रुपया, और लेकिन टंकी मिलता था मार्केट में, आप मतलब आपको एजेंसी वाला देता था 900 रुपया में। अब बोलता था कि 400 रुपया आपके खाता में आएगा सब्सिडी के नाम पर। आज कितना सब्सिडी आ रहा है, मतलब पहले सरकार 400 रुपया सब्सिडी दे रहा था, अब 100 रुपया दे रहा है, अब कुछ दिन में सब्सिडी गायब कर देगा। खैर बात अलग है। यानी कोई भी वस्तु जो है फैक्ट्री में बन जाती है तो उसको मार्केट में आने पर दो चीजों का सामना करना पड़ता है, एक अप्रत्यक्ष कर का सामना करना पड़ता है और दूसरा सब्सिडी का सामना करता है। तो जाहिर सी बात है कि जो अप्रत्यक्ष कर है वस्तु को कीमत को बढ़ा देगा और सब्सिडी जो है वस्तु की कीमत को क्या करेगा, घटा देगा। यानी जो है बाजार मूल्य जो है डिफिनेशन के अनुसार अगर देखेंगे तो जब बाजार में वस्तु या सेवा आती है तो उसमें अप्रत्यक्ष कर तथा सब्सिडी प्रभावी होता है। अप्रत्यक्ष कर से वस्तु की कीमत बढ़ती है जबकि सब्सिडी से वस्तु की कीमत जो है घट जाती है। और ये जो एनएनपी जो है मार्केट कॉस्ट पर अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो एनएनपी फैक्ट्री कॉस्ट प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। और एक चीज अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इस चीज को नहीं समझिएगा तब एग्जाम में गलती कीजिएगा। ये जो एनएनपी की गणना दो आधार पर होती थी, एक साधन लागत पर एक बाजार मूल्य पर। तो ये जो बाजार मूल्य पर एनएनपी की गणना होती है ना, वर्तमान में यही हमारा राष्ट्रीय आय है। आप कहिएगा कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, साधन लागत मूल्य पर जो एनएनपी होता है वही हमारा राष्ट्रीय आय होता है। तो आज से आप ये जो अपना सोच है ना और ये जो ज्ञान है ना, इसको जो है कूड़ा में डाल दीजिए। आप एसएससी का किताब निकालिएगा, एक बार क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में पूछ चुका है, एक बार एसएससी के एग्जाम में पूछ चुका है कि एनएनपी की गणना जो होता है, सॉरी राष्ट्रीय आय जो है, एनएनपी की गणना जो साधन लागत पर होता है वही होता है। लेकिन अब जो मोदी सरकार आया ना, इसको बदल दिया।
इससे लाभ क्या होगा हम ये आपको बताते हैं, आगे बताएंगे कि मार्केट प्राइस पे करने का बाजार मूल्य पर एनएनपी की गणना राष्ट्रीय आय होता है, इससे क्या फायदा है ये आपको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वर्तमान में याद रखिए बाजार मूल्य पर ही एनएनपी की गणना जो है राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब देखिए, अब तो राष्ट्रीय आय पर एक तो हो गया साधन लागत हो गया और दूसरा बाजार मूल्य हो गया। अब आय की गणना के आधार पर राष्ट्रीय आय जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका मौद्रिक राष्ट्रीय आय और दूसरा होता है वास्तविक राष्ट्रीय आय। मौद्रिक आय किसको कहेंगे, जब राष्ट्रीय आय की गणना चालू कीमत यानी वर्तमान वर्ष की कीमत पर की जाती है तो उसे मौद्रिक राष्ट्रीय आय कहते हैं। जैसे 2020 से 21 की कीमत पर। अब जब ये हो गया आपका वास्तविक राष्ट्रीय आय, जब राष्ट्रीय आय की गणना आधार वर्ष के आधार पर किया जाता है तो उसे वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब देखिए, जैसे मान लिया जाए कि कोई किसान होगा, ठीक है, 10 मन गेहूं उपजाया, 10 क्विंटल। मान के चलिए कि 2004 में जो है 300 रुपए क्विंटल गेहूं मिलता था। वो 10 क्विंटल गेहूं उपजाया है और 2004 में 300 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से गेहूं मिलता था। तो अगर उससे पूछेगा कि कितना के गेहूं उपजाया हो 2004 के हिसाब से, तो बोलेगा ज्यादा नहीं 3000 रुपया हम लाभ कमाए या 3000 रुपया का गेहूं उपजा, यही बोलेगा ना। मतलब कि कोई आदमी है जो गेहूं 10 क्विंटल उपजाता है, 2004 में उसी गेहूं का कीमत 300 रुपया पर क्विंटल था, तो उसका 2004 के हिसाब से कितना वैल्यू हुआ, 3000 रुपया वैल्यू हुआ। लेकिन वर्तमान में गेहूं जो है 500 रुपये क्विंटल है, तो वर्तमान में कितना वैल्यू हो गया, 5000 रुपया वैल्यू हो गया। यानी वर्तमान आधार मान के किसी वस्तु का और सेवा का मौद्रिक मूल्य निकालते हैं तो वो राष्ट्रीय आय हमारा मौद्रिक राष्ट्रीय आय हो जाएगा। और अगर हम किसी आधार वर्ष मतलब 2004 की कीमत पर निकाले, 2005 की कीमत पर निकाले, तो वो हमारा हो गया वास्तविक राष्ट्रीय आय। ठीक है। और अभी वर्तमान में जो भारत का आधार वर्ष है 2011-12 है, इसको जो है 2016-17 या 17-18 करने की बात चल रहा है। तो वर्तमान में भारत का आधार वर्ष 2011-12 है। मौद्रिक राष्ट्रीय आय और वास्तविक राष्ट्रीय आय में अंतर ही जो है मुद्रास्फीति कहलाता है। नहीं समझे? जैसे आप गेहूं 10 क्विंटल अपनाए थे, 10 क्विंटल गेहूं उपजाए थे, और 2004 के हिसाब से आप 3000 रुपया कमाए, अब वर्तमान के हिसाब से आप 5000 रुपया कमाए, तो गेहूं का कितना वैल्यू बढ़ गया, 2000 रुपया। तो यही तो महंगाई है, मुद्रास्फीति है, मतलब मुद्रा का वैल्यू बढ़ गया, गेहूं का वैल्यू बढ़ गया। तो इसी आधार पर जो है मुद्रास्फीति को मापा जाता है। यानी मौद्रिक राष्ट्रीय आय और वास्तविक राष्ट्रीय आय में अंतर जो है मुद्रास्फीति के प्रभाव से होता है। अब देखिए, हम लोग राष्ट्रीय आय जान गए, तो राष्ट्रीय आय जान जाएंगे तो प्रति व्यक्ति आय नहीं निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि भारत का जनसंख्या हमको पता है, अब भारत के कुल जनसंख्या में, भारत के कुल जनसंख्या से अगर राष्ट्रीय आय को भाग दे देंगे तो हमारा प्रति व्यक्ति आय नहीं निकल जाएगा। तो वही है कि किसी देश का राष्ट्रीय आय जो होता है और किसी देश का जनसंख्या और किसी देश का राष्ट्रीय आय अगर हमको पता है तो प्रति व्यक्ति आय हम निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भागा दे देंगे। तो एग्जाम में पूछता है प्रति व्यक्ति आय मतलब पीसीआई हो गया, राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम हो गया, और इसको कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दिए तो ये हमारा हो गया पर कैपिटा इनकम। अब एक चीज यहां पर देखिए, ऊपर वाला को क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाला का क्या कहते हैं, हर। तो हमको ये बताइए कि अंश जो है तेजी से बढ़ता है और हर भी वही तेजी से बढ़ता है, तो वैल्यू जो है कभी ज्यादा आएगा। जैसे देखिए, मान लिया जाए कि पहले जो है राष्ट्रीय आय हमारा था 20 रुपया और जनसंख्या था 5 रुपया, तो हमारा प्रति व्यक्ति कितना हो गया, आय 4 रुपया हो गया। अब मान लिया जाए कि अब राष्ट्रीय आय है जो बढ़ के जो है हमारा कितना हो गया है, 28 रुपया हो गया है, और जनसंख्या जो भी है बढ़ गया 7, तो 7 चौके 4, तो ये 28 था तो ये 4 रुपया, अब 20 है तो ये 4 रुपया। तब मतलब कि अंश जिस रिस्पेक्ट में बढ़े
हर को भी उसी रिस्पेक्ट में बढ़ने से जो है ना प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगा। मतलब भाषा में हम समझेंगे कि किसी देश का पीसीआई में वृद्धि तभी संभव है जब उस देश का राष्ट्रीय आय जनसंख्या से अधिक दर से वृद्धि करे। तो आशा करते हैं आप आज का वीडियो समझ गए होंगे। कुछ सुझाव या समझने में परेशानी हुआ होगा तो आप हमारे नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में राष्ट्रीय आय के गणना की विधि से। नमस्ते, जय हिंद।